नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले की सैर पर। ये ज़िला अपने दो उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। वो उत्पाद हैं करेली का गुड़ और गाडरवाड़ा की अरहर या तुअर की दाल। नरसिंहपुर ज़िला कृषि में अग्रणी ज़िला है। ज़िले में 3,19,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है। ज़िले की खरीफ की मुख्य फसलें धान, अरहर, उड़द, सोयाबीन, मक्का मुख्य है, जबकि रबी मौसम में गेहूं, चना, मसूर एवं गन्ना मुख्य फसलें हैं। ज़िले में जायद फसल में मूंग की खेती लगभग 1,25,000 हेक्टेयर में ली जाती है। ज़िले में लगभग 93% रकबा सिंचित है तथा 90% किसानों द्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गुड़ उत्पाद का चयन किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा गाडरवाड़ा की तुअर दाल को प्रोत्साहन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। जिले में 65,000 हेक्टेयर में गन्ना की फसल ली जा रही है, जबकि लगभग 30,000 हेक्टेयर में तुअर की खेती किसान भाई कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा कुल उत्पादन एवं तुअर दाल के प्रोत्साहन हेतु विशेष कार्य किया जा रहा है। कृषि दर्शन की टीम ने नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर रिजू बाफना जी से भी इस विषय को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार नरसिंहपुर के इन दो उत्पादों को पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाने के लिए ये तमाम संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। नर्मदा तट पर बसा हुआ नरसिंहपुर ज़िला, यहाँ की गाडरवाड़ा की अरहर की दाल और करेली के गुड़ की प्रशस्ति पूरे देश भर में की जाती है। गुड़ यहाँ पर करीबन 50-60 साल पहले से उत्पादन किया जा रहा है और अरहर की दाल पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर नर्मदा की मिट्टी से सिंचित बहुत ही ऑर्गेनिक स्तर से प्राप्त होती है। हज़ारों किसान यहाँ पर इस खेती में, अरहर की खेती में और गुड़ उत्पादन में लगे हुए हैं। ज़िला प्रशासन के माध्यम से हम लोग इनका समय दर समय इनका सहयोग का प्रयास करते हैं। अभी हमारे द्वारा इनका जीआई टैग के लिए पूरा कार्रवाई की जा रही है, जो जल्द ही संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा हमारे द्वारा यहाँ पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सहयोग दिया जा रहा है। नर्मदा नेचुरल्स के नाम पर हमने इसका एक ब्रांड बनाया है, उसकी पैकेजिंग का निर्णय लिया है और एफपीओ स्व सहायता समूह के माध्यम से इसका पैकेजिंग किया जाएगा, इसका मार्केटिंग किया जाएगा और कई ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसीज़ के माध्यम से इसको क्रय करने का प्रयास किया जाएगा। अभी पूरे देश भर में इसको ऑर्गेनिक माध्यम से इसका एक पहचान है, ऑर्गेनिक माध्यम से इसकी कृषि होती है। कई हमारे किसान यहाँ पर लोकल किसान जो बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना किसी खाद के माध्यम से प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से उसका उत्पादन करते हैं, जिसे बहुत अच्छा दर मिलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी एक ब्रांडिंग हो जाए। एसपीवी भी यहाँ पर एक गठित किया जा रहा है, जहाँ पर किसानों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जहाँ पर वो शुगर केन को गुड़ बनाने के प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और एक क्वालिटी अश्योरेंस के माध्यम से पैकेजिंग के थ्रू ऑल इंडिया सेल कर सकते हैं। मित्रों, बदलते वक्त के साथ हमारे किसान भाइयों ने भी खेती किसानी में कई नए नवाचार किए हैं और जैविक खेती को वो बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे रसायन मुक्त खेती हो रही है, उनकी लागत कम हो रही है, अच्छे उत्पाद हमें मिल रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता और पौष्टिक उत्पादों के साथ साथ किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो रहा है। तो नरसिंहपुर ज़िले के एक ऐसे ही किसान से हम आपको मिलवाते हैं। ये प्रगतिशील किसान भाई जैविक तरीके से गन्ने की फसल लेते हैं और जैविक तरीके से ही गुड़ का भी उत्पादन करते हैं। ये किसान भाई हैं कृष्णपाल लोधी जी, जिन्होंने खेती किसानी में इस नवाचार को अपनाया और जैविक तरीके से गन्ना और गुड़ उत्पादन करके उन्होंने पूरे देश में अपना नाम कमाया है और कई सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे की जाती है जैविक तरीके से गन्ने की खेती और कैसे होता है जैविक तरीके से गुड़ उत्पादन। नमस्कार,
मैं कृष्णपाल लोधी, ग्राम चिरचिटा, गोटेगांव विकासखंड, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश का किसान हूं और पिछले 20 सालों से मैं किसानी कर रहा हूं। और कुछ साल पहले मैंने जब शुरुआत की थी किसानी की, तो हम लोग रसायन का उपयोग करते थे। तो रसायन का उपयोग करते करते हमने देखा कि हमारी जमीन लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन स्थिर है। तो उसके लिए हमने एक तो जैविक की खेती की ओर गए, फिर प्राकृतिक खेती भी की। और जो लगातार 3-4 वर्षों से विपरीत मौसम के कारण यहाँ नरसिंहपुर ज़िले में जो अपनी फसल होती थी वो रबी या खरीफ की फसल हो नहीं रही थी। तो इसके विकल्प के रूप में गन्ना, नरसिंहपुर के किसानों ने गन्ना को चुना। और गन्ना एक लंबी अवधि और उच्च लागत वाली फसल है, तो इसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है किसानों के लिए। तो इसके उत्पादन के लिए 1 साल इंतज़ार करते हैं, तो किसान इसमें इंटरक्रॉपिंग लेता है। तो इंटरक्रॉपिंग फसल लेते हैं, तो जब फसल लगाते हैं गन्ना, उसी वर्ष इंटरक्रॉपिंग लेते हैं। और इंटरक्रॉपिंग फसल तो हो जाती है, लेकिन वह फसल काटने में और उसकी हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत होती है और मेन फसल गन्ना को ही नुकसान पहुंचता है। तो मैंने प्रचलित तकनीक में संशोधन करके 2 कतार 5 फीट पर और 10 फीट का गैप दिया। उस जब गन्ना लगाते हैं तो एक कतार में हम आलू लगा देते हैं और बीच के 10 फीट में चने की फसल लेते हैं। तो हमें चने का भी भरपूर उत्पादन मिलता है और आलू का भी मिलता है, और उस पर हमें जो मेन फसल गन्ना है उस पर नुकसान कम होता है। और इसमें चना काटने के बाद हम मूंग की फसल लेते हैं, और मूंग काटने के बाद जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो इसमें हम अदरक और सोयाबीन जैसी बरसात की फसलें भी ले लेते हैं, और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और इसमें क्या है कि जब 2 लाइन हम पास पास लगाते हैं तो इसमें अपन को पत्ती, जो गन्ने की पत्ती रहती है उसमें ही हमको आग लगानी नहीं पड़ती। तो इसमें हमें कार्बन पदार्थ की भी वृद्धि हो रही है। और जब इसमें हम लोग करते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश ही पड़ता है, तो इसमें चीनी परता भी बढ़ जाता है। और गन्ने की मोटाई वजन बढ़ने से गन्ने में जो परंपरागत कृषि तकनीक से जो गन्ना लगता था उसमें भी हमको उससे ज़्यादा लाभ होता है। और इसमें जंगली जानवरों का अटैक भी बहुत कम होता है। और इसमें जैसे हमने ये आलू लगाया है, तो आलू हमारा 1 एकड़ में 25 कुंटल आलू निकलेगा। और ये अपना प्राकृतिक खेती का आलू है, तो कम से कम ये 15 रुपये किलो हमारा बाज़ार में बिक जाता है। और चना भी हमारा 5-6 कुंटल चना निकलेगा। और उसके बाद हमारा गन्ना 200-250 कुंटल गन्ना भी निकल जाता है, और जो सामान्य परिस्थिति में सिर्फ गन्ना ही अकेले निकलता है। उसके बाद अपन ने मूंग की फसल लेते हैं तो 2 कुंटल हमें मूंग भी प्राप्त होती है। और पिछले साल मैंने अदरक लगाया था इसी पद्धति पे, तो हमको उसमें 15 कुंटल अदरक भी प्राप्त हुआ था, जो अभी मैंने बीज में बेचा है। तो मैं 1 एकड़ का अगर लगाते तो 5.5 कुंटल हमको चना प्राप्त हुए थे पिछले साल। तो उसका हमने उसको 7,000 रुपये कुंटल में बेचा था। तो उसका हमको ये फ़ायदा हुआ कि 38,500 रुपये हमको उससे प्राप्त हो गए। आलू बेचे थे हमने 8 रुपये किलो, 20 कुंटल हमारे आलू हुए थे, तो उसका भी हमको फ़ायदा हुआ। फिर उसने मूंग बेची 10,000 रुपये कुंटल के हिसाब से, 2 कुंटल 20,000 रुपये की मूंग हो गई। और इसमें हमारा 285 कुंटल हमारा गन्ना निकला था 1 एकड़ में, तो उसका हमने गुड़ बनाया था। तो आप अभी प्रोसेसिंग यूनिट भी देखेंगे, जैविक गुड़ छोटी पीस बनाकर हम बाज़ार में बेचते हैं तो 70 रुपये किलो उसका ही बिक जाता है। इसके अपन अगर हिसाब किताब लगाएं तो हमको 3 लाख रुपए की शुद्ध आय इससे प्राप्त हुई है। और इसके बाद हम जड़ी में भी फसल लेते हैं। जो सामान्यतः जो गन्ना लगता है उसमें गन्ना लगाते समय उसी साल फसल लेते हैं, मगर दूसरी साल जब काटते हैं तो उस गैप में गन्ना बड़ा रहता है, जल्दी बड़ा हो जाता है, तो उसमें फसल नहीं ले। हमारा ये 10 फीट का गैप है, जिसमें हम हर साल फसल ले सकते हैं। अभी गन्ना कटेगा, जैसे जनवरी तक हमारा गन्ना कट जाता है तो हम उसमें सोयाबीन की फसल लेंगे। अगर फरवरी में गन्ना कटता है तो हम ग्रीष्मकालीन मूंग लेंगे, और उसके बाद बरसात की फसल भी लेंगे इसमें। तो हमें लगातार ऐसे फसलों से लेने से और फ़ायदा होता है। दूसरी बात है, यहाँ पर जंगली सूरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जिस पद्धति में क्या है कि पूरा लाइट दिखता है, तो इसमें जंगली सूअर आते हैं मगर इसमें रुक नहीं पाते, तो वो हमारा जो नुकसान बहुत कम कर पाते हैं। और इसमें मजदूरी भी कम लगते हैं, क्योंकि हमको 5 फीट अकेले में काम करना है, बाकी 10 फीट में हम ट्रैक्टर से काम कर लेते हैं। बड़े ट्रैक्टर हमेशा चलता है, बरसात में भी अपना इसमें ट्रैक्टर चलता रहता है। अगर कोई किसान भाई रसायन का उपयोग करता है
तो इससे 400 कुंटल गन्ने की पैदावार होती है और अन्य फसलें भी उसमें लाभकारी होती हैं। और मैं अन्य किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप इसमें कम से कम अपने क्षेत्र का 10% भाग में इस प्रकार से गन्ना लगाएं। और जब एक बार गन्ना लगा लोगे तो वो फिर आप पीछे नहीं हटेंगे कि इस प्रकार से फ़ायदा होता है। आने पहले से देखते हैं कि भाई 10 फीट में अगर अपना गन्ना लगा तो उसका उत्पादन कम होगा, बल्कि उत्पादन कम नहीं बढ़ जाता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि इस पद्धति से आप गन्ना लगाएं। जब हम फसल लगाते हैं, जैसे हमारी आलू की फसल लगी हुई है, तो इसमें 1 महीने में गन्ने की फसल बड़ी हो जाती है। तो इसमें हमको जो ठंड लगती है, पाला का असर भी कम पड़ता है। दूसरी बात, इसमें गैप ज़्यादा होने से जंगली सुअर भी इसमें अटैक नहीं करते। यहाँ पर जाते तो लाइट है और पूरे देख के खेत की निगरानी हम बरसात में भी इसमें हम स्प्रे वगैरह जो कुछ करना चाहते हैं उसका स्प्रे हम सहूलियत से कर लेते हैं। इसमें हमने एक ही खेत में हमने गेहूं भी लिया है, आलू भी लिए हैं, धनिया भी है, इसमें चना भी है, और इसमें हमने पिछले साल कलौंजी भी लगाई हुई थी जो औषधि फसल है। तो इसमें हमको हर प्रकार की फसल ले सकते हैं। अब ये हमारा आलू है, ये आलू पकने की अवस्था पाएगा तो इसमें हम धनिया बो देंगे, ग्रीष्मकालीन धनिया, तो उसकी पत्ती निकाल कर भी हम बेच सकते हैं। तो इस प्रकार अपना लगातार रोज़ की इनकम बनी रहती है। और लोग बाग क्या करते हैं कि जो फसल अवशेष है उसको कचरा समझते हैं, और मैं उसी को बेनिफिट समझता हूँ। अनाज तो अपने काम में आ जाता है, जो फसल अवशेषों को इसी खेत में प्रबंधन करता हूँ मैं, उसको पत्ती मागनी लगा करके से जोतता हूँ। इसी प्रकार जैसे अपनी डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म का दूध मेन प्रोडक्ट है, तो मेरे लिए दूध बाय प्रोडक्ट है। गौमूत्र गोबर हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है। तो जो गौमूत्र गोबर को आदमी कचरा समझते हैं, मैं उसी के लिए पशुपालन किया हुआ हूँ। बाकी जो अपन को प्रॉफिट दूध से आ रहा है तो वो हमारी लागत कवर कर रहा है। जो लाभ हमको मिल रहा है गोबर और मूत्र से मिल रहा है। तो मैंने इसको बायोगैस में, गोबर जितना प्राप्त होता है उसको बायोगैस में इस्तेमाल करता हूँ, और उसकी सैलरी से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और फिर उसको खेत में अप्लाई करते हैं। और जीवामृत भी हम लोग बनाते हैं, जो अपने 10 किलो गाय का गोबर रहता है, 10 लीटर मूत्र रहता है, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और उसका हम एक वेंचुरी के माध्यम से स्प्रे करना पड़ता है। यहाँ से हमारा खेत कम से कम 100 मीटर दूर खेत है, और वहाँ से हम यहाँ पर नहीं आते जीवामृत डालने के लिए, वहीं पर हम वेंचुरी से दे देते, सिंचाई के जल के साथ यहाँ पर बोआ जाता है। तो इसमें हमको किसी प्रकार की खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अलग से डालने की। नरसिंहपुर ज़िले में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ से हमने बहुत मेहनत करी है। हर क्षेत्र में गन्ना भी अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है तो उसके साथ अन्य धनिया या कोई भी अन्य सब्जियां वो इंटर क्रॉपिंग की जा रही है। उसी तरह से FPOs शासन के माध्यम से करीबन 7 FPOs हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें गन्ने का FPO है, गाडरवारा की दाल का FPO है और मटर के भी FPOs बनाए गए हैं। किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ FPO से और महिला स्व सहायता समूहों से, और जानेंगे उनकी कार्यशैली के बारे में, और समझेंगे कि कैसे FPO किसानों की तकदीर बदलने में सबसे बड़े सहायक उपाय सिद्ध हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब हम आपको एक ऐसे एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर संगठन से मिलवाते हैं जो गाडरवाड़ा की अरहर की दाल को हाथ से तैयार करके उसकी मार्केटिंग करवा रहे हैं। ये काम कैसे हो रहा है, इससे महिला किसानों को खासतौर पर कैसे फ़ायदा पहुंचा है, कैसे उनकी आमदनी बढ़ी है और कैसे गाडरवाड़ा की अरहर की दाल पूरे देश में प्रसिद्ध। राम राम, मैं शैलेश सिंह, तहसील गाडावाड़ा, जिला नरसिंहपुर, ग्राम सड़ूमर का निवासी किसान है। हम लोगों के द्वारा एक गाडावाड़ा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से एक एफपीओ बनाया गया है, जिसमें शासन के सहयोग से और ये जो हमारी पारंपरिक दाल जिस पद्धति से बनाई जाती है, इस पारंपरिक पद्धति से बनाने से दाल का, अरहर का जो दाल के बाद का टेस्ट है वो किसी भी प्रकार से इसका स्वाद नहीं बदलता है। यह वही स्वाद जो कि प्रकृति के द्वारा है, उस प्राकृतिक तरीके से ये दाल बनाई जाती है। और इस तरीके से गांव-गांव में हमारे ज़िले में, नरसिंहपुर ज़िले की गाडावाड़ा तहसील के सब नर्मदा क्षेत्र के गांव में इस तरीके से जो पारंपरिक गांव के किसान जो दाल बनाते हैं, उस दाल को हम लोग एकत्रित कर और एफपीओ के माध्यम से और बड़े बाज़ारों में और देश विदेशों में पहुंचाते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं। और इस तरीके से जो हमारी प्राकृतिक संपदा है और जो प्राकृतिक तरीके हैं, जो प्राकृतिक स्वाद है, वो भी बना रहता है। और यह बड़े बाज़ारों में भी इसकी उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। यह क्रम लगातार जो मार्केटिंग करने का हम लोगों ने पिछले वर्षों से चालू किया है, लेकिन ये कई सैकड़ों वर्षों की अपनी देसी, जिसको पद्धति बोलते हैं, जो पद्धति से ये दाल इस तरीके से निर्माण की जाती है, इस तरीके से इसको निर्मित किया जाता है, बनाई जाती है और इसका स्वाद कभी नहीं बदलता। हमारे क्षेत्र में, माँ नर्मदा के क्षेत्र में एक अरहर का स्वाभाविक अपना स्वाद है। यह स्वाद और कहीं अन्य देश के कई जगह पे दाल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो स्वाद हमारी नर्मदा माटी में उत्पादन की हुई अरहर से और इस पद्धति से, जिसमें कोई भी देसी हल्दी, अपना सरसों का तेल और पुरानी पद्धति जिसमें कोई भी अन्य केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद अपनी जगह वही उत्तमता देता है जो कि खेत में देता है। वर्षों से यह पद्धति हमारे यहाँ अपनाई जाती है और इस पद्धति से बनी हुई दाल जो गाडावाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध है देश विदेश में, उसका मूल कारण यह है कि उससे किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाता, ना ही कोई मशीनों के द्वारा, साधारण तरीके से उसको प्राकृतिक तरीके से निर्माण करके और हम लोग उपयोग करते हैं। और इस एफपीओ के माध्यम से हम सभी इन दाल उत्पादक किसानों को एकत्रित कर, उनसे बनी हुई दाल एकत्रित कर और उसकी पैकिंग करके और देश विदेश में बड़े बाज़ारों में इसकी पहुंचाते, जिससे किसानों को भी लाभ मिलता है और मुख्य रूप से अंतिम व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है उसको भी वही शुद्धता प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अब हम आपको मिलवाते हैं नर्मदा महिला स्व सहायता समूह की सचिव रजनी सराठे जी से। इनका ये जो संगठन है उसमें 44 ग्राम की दीदियां जुड़ी हुई हैं जो हाथ से अरहर की दाल तैयार करती हैं, जिसका स्वाद लाजवाब होता है और पूरे देश में इस दाल की बेहद डिमांड होती है। जाहिर सी बात है कि इस महिला स्व सहायता समूह के जरिए कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, आज वो स्वावलंबी बनी है। तो कैसे ये समूह काम कर रहा है, इस बारे में बता रही हैं रजनी सराठे जी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रजनी सराठे है, मैं ग्राम जोवा से हूँ और सबसे पहले मैं समूह में जुड़ी हूँ। मेरे समूह का नाम नर्मदा स्वयं सहायता समूह है, जिसकी मैं सचिव हूँ। उसके बाद भीओ से जुड़ी सब। मेरे भीओ का नाम श्री गणेश ग्राम संगठन है।
फिर CLF की मैं सदस्य हूँ। उसके बाद मैं शक्ति ऊर्जा महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी, उसकी मैं चेयरमैन हूँ, जिसमें शेयर होल्डर्स हमारे 1293 हैं और अंश पूंजी जमा हमारी 6,46,500 है और 46 ग्रामों की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। उसमें समूह की संख्या 109 है, जिसमें समूह की दीदियाँ जुड़ी हैं। इक्विटी फंड शासन द्वारा हमको 5,14,000 मिल चुका है और हमारे गांव में जो दीदियाँ तुअर की दाल जो बना रही हैं, तो वो दाल हाथ चक्की से ही बनाती हैं सर, जिसमें उसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है, ज़्यादा बिकती है, उसकी मात्रा बहुत ही अच्छी रहती है, सभी लोग ज़्यादातर खरीदते हैं उसको, वो बहुत ही टेस्टी रहती है। हमारी दीदियाँ गांव में 2-4 समूह की दीदियाँ इकट्ठे होकर हाथ चक्की से दाल बनाती हैं। समूह की दीदियाँ जो तुअर दाल जो बनाती हैं, तो वो कंपनी के थ्रू मार्केटिंग होती है, उसका प्राइस 120 रुपया है, जिसमें हम सारी दीदियों को मिलता है, उसमें भी उसी के द्वारा हम इसको मार्केटिंग करते हैं। और कंपनी में जो गेहूँ, चना, मसूर होता है, तो उसका उपार्जन हम करवाते हैं किसानों द्वारा। ये गाडरवारा की अरहर की दाल का हम ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं और स्व सहायता समूह के माध्यम से, FPO के माध्यम से एक जो हैंडमेड दाल है उसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जल्द ही इसको हम ई-कॉमर्स मार्केटिंग वेबसाइट्स के थ्रू और अपने इन्वेस्टर मीट के माध्यम से इसका और प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे, ताकि इसकी पहचान और बढ़े। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, सहजन मिरेकल ट्री, सब्जी उत्पादक किसान और मध्य प्रदेश के किसानों ने किया पॉली हाउस का दौरा। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गेहूं व चावल के साथ मोटे अनाज का भी भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। पोषक अनाज को देश दुनिया में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी। वह 72 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। श्री तोमर ने ये बात एग्रीकल्चर लीडरशिप एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में कही। श्री तोमर ने कहा कि हमारी खाद्य वस्तुओं में पोषकता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने से मिलेट्स की घरेलू एवं वैश्विक खपत बढ़ेगी, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। सहजन मिरेकल ट्री। सहजन मनुगा मिरेकल ट्री और सुपर फूड ट्री है। इस पौधे का हर भाग मनुष्य के लिए उपयोगी है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, ए, कैल्शियम, पोटेशियम एवं प्रोटीन पाया जाता है। बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल भोपाल में वर्तमान समय में वनस्पति विज्ञान के महत्व और आवश्यकता पर हुई कार्यशाला में यह बात विषय विशेषज्ञों ने कही। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हितेंद्र राम ने पादप समूहों के महत्व सहित उनके वर्गीकरण और परिस्थितीय महत्व को समझाया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रस्तावित रोजगारोन्मुखी विषयों जैसे नर्सरी प्रबंधन, औषधीय पादप, जैविक कृषि, वर्मी कंपोस्टिंग, मधुमक्खी पालन आदि विषयों को भी विद्यार्थियों के बीच उदाहरण के साथ समझाया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर R.K. खजवानिया, प्रोफेसर डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर अनुराधा दुबे सहित अन्य प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। बीटेक MBA तक शिक्षित ग्राम खजरी के श्री राहुल वसूले ने कृषि को व्यवसाय की तरह अपनाकर खेती कर रहे हैं। खेती में बढ़ते रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरक के उपयोग को समझकर युवा कृषक प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं। श्री वसूले ने प्राकृतिक खेती के सूत्र निमास्त्र, जीवामृत, घन जीवामृत,
कीचुआ खाद, वर्मी वाश आदि का उपयोग कर फसल पैदा कर रहे व्यावसायिक तौर पर भी मशरूम का भी उत्पादन कर रहे हैं। ग्राम के ही एक और कृषक श्री अर्जुन सूर्यवंशी जैविक तरीके से सब्जी उत्पादन कर लाभ कमा रहे हैं। दोनों कृषकों की इस उपलब्धि को देखने के लिए उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह ग्राम खजूरी पहुंचे। यहां पर किसानों से उन्होंने चर्चा कर उनकी तकनीक को देखा व अन्य कृषकों को भी इस तरह से खेती करने की बात कही। भ्रमण के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती श्रद्धा डेहरिया, प्रगतिशील कृषक श्री मेर सिंह चौधरी, श्री अनिल सूर्यवंशी, श्री राजेश पाल, श्री शंकर नागवंशी, सुश्री माधविका एवं छाया उपस्थित थीं। मध्य प्रदेश के किसानों ने किया पॉली हाउस का दौरा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से 25 किसानों का दल डॉक्टर योगेंद्र कौशिक के नेतृत्व में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। फील्ड विजिट पर आए किसानों का दल डॉक्टर अनुज कुमार प्रधान, वैज्ञानिक कृषि विस्तार के मार्गदर्शन में कलरी खालसा के प्रगतिशील उन्नत किसान अनिल दत्ताना के पॉली हाउस पर पहुंचकर सब्जियों के पौधे तैयार करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर अनुज कुमार प्रधान वैज्ञानिक ICAR ने बताया कि कृषि किसान उन्नत किस्म के बीज व पौधे तैयार करके अपनी आमदनी बढ़ाकर खुशहाल बन सकते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में आए किसानों का प्रगतिशील व उन्नत किस्मों के पौधे तैयार करने के माहिर अनिल दत्ताना से परिचय करवाकर उनसे सीख लेने के लिए प्रेरित किया। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।